आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उपस्थित हुए हैं। समाजवादी पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं। आज हम इनसे मिल करके जानेंगे क्या वो आरोप सही हैं या निराधार हैं। इसी के क्रम में हम आज उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम मानवर खां वारसी है और मैं समाजवादी जनसभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और समाजवादी पार्टी का छोटा सा वर्कर हूँ। और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो रास्ते बनाए हैं उन्हीं रास्तों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, इससे आपको क्या लगता है कि क्यों महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी देश के लिए? समाजवादी विचारधारा एक समाजवादी अपने आप में, जैसा कि स्वर्गीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा, समाजवादी पार्टी एक जन आंदोलन है और ये इतना बड़ा आंदोलन है कि ये इसमें जातवादता की कोई, जिनको आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी स्वर्गीय, वो जाति तोड़ो का नारा उन्होंने, और जात और वर्ग में वो विश्वास नहीं रखते थे और हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। हम समाजवादी पार्टी पूरे भारत में एक ऐसा दल है, एक ऐसी विचारधारा है जो सबको एक समान दर्जा देती है, समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात करती है। समता और समानता जो संविधान में पहला शब्द है, वो समाजवादी उसी रास्ते पे चलती है, वो हमारा मूल मंत्र है कि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, हमारे समता मूलक समाज की स्थापना, जिसमें जिसे अभी जो लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि आने वाले समय में रामराज होगा और उसमें गाय भैंस बकरी शेर एक घाट पे पानी पिए, शायद ये सपना है लोगों का। और अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा रहता कि एक घाट पे सुअर भी पानी पी रहा है, कुत्ता भी पी रहा है, बकरी भी पी रही है, गाय भी पी रही है, भैंस भी पी रही है और जानवर पी रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि आज जहां लोग मंगल ग्रह पे, चांद पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे जाने की तैयार, न जाने दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी खोजें हो रही है, कितने बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं और जैविक जैसे हथियार मार्केट में आ गए। आज दुर्भाग्य है हमारे देश में कि आज भी दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है, आज भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आज भी पिछड़ी जात का आदमी कथा भागवत जैसे धार्मिक का आयोजन करता है, काम करता है, वो उसका पाठ करता है तो उससे लोगों को दिक्कत आ जाती है और उसको महिला के पेशाब से उसको पिलाने या उसके ऊपर डालने का काम किया जाता। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं और ये समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी चीज के ना समर्थन करती और ऐसी चीजों के खिलाफ पूरी तरह से हमारे नेताजी भी रहे और हमारी पूरी पार्टी है। अभी आपने समता मूलक समाज की बात करी। हमने कई सारे लोगों को इंटरव्यू भी किया जिन्होंने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जो ब्लॉक प्रमुख चुने गए वो जात विशेष के लोगों के चुने गए, पीडीए का सिर्फ नाम लिया गया। इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसा होता है जैसे समता मूलक समाज में सामान्य लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि वो ठाकुर है या ब्राह्मण है तो वो गरीब नहीं है या वो आपकी विचारधारा से नहीं जुड़ा, वो हमसे अलग नहीं है। हमारा तो जो संघर्ष है, हम तो विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि जात की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो संघर्ष है, हम विचारधारा पे काम कर रहे हैं। एक तरफ वो सोच है जो संघ की सोच है, जो लोगों के हाथ में तीर और तलवार खुलेआम बांट रहे हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि लोगों के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अभी आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें लोगों को पता नहीं कौन कौन से हथियार और क्या क्या चीजें दिखाई जा रही है इन माध्यमों से। एक तरफ नेताजी की सोच है जो हमारे नेताओं का और जो हमारे आदर्श है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, लैपटॉप देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, पढ़ो बेटी जैसी योजनाएं चलाई, गरीबों के लिए योजना चलाई, जो पर्चा था वो 1 रुपया मिला के कर दिया। तो हमारा तो खुला सामने है वो हमारा है। और रही जो आपने ब्लॉक प्रमुख जैसे सभी को अवसर दिया गया, ऐसा नहीं है, जो जिस लायक था उसको कि हाँ, लेकिन
आपका आपके सवाल में एक बात और जोड़ूंगा, जैसे हम आप घर में खाना खाते हैं, चावल भी खाते हैं, जी दाल भी खाते हैं। घर की महिलाएं पूरा जी तोड़ प्रयास करती हैं कि वो इसमें कहीं चुनने का काम जो करती हैं, कभी कभी कंकड़ ऐसा हो पड़ रहा है, कंकड़ ना आए, लेकिन कभी कभी दांत के नीचे कंकड़ पड़ ही कंकड़ जाता पड़ है। ही जाता है। तो अब उसके बाद उनको कहा जाता है, फिर प्रयास किया जाता है कि इसे और अच्छे से बेहतर किया जाए, इसे और अच्छे से छाना जाए, और कोशिश की जाती है कि इसको और अच्छा साफ किया जाए। तो गलतियों को बैठकर उस वकील पे पीटने से बेहतर होता है कि उससे हमें सीखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई है, और अगर गलती हुई है तो ये हमारे ऊपर गलती नहीं हुई भविष्य के है, सुधार के लिए। भविष्य के सुधार के लिए। और जहां पे नीचे गलती हो रही है, हम कार्यकर्ताओं का ये नैतिक दायित्व है कि उन गलतियों को हम सार्वजनिक तौर पे मंच से या मीडिया पे नहीं कहना चाहिए। हमें अपने संगठन की जब मीटिंग हो, हमारे जब नेता मौजूद हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हो, हमारे जिला अध्यक्ष जी मौजूद हो, या हमारे और नेतागण मौजूद हो, हमें अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात रखना चाहिए, पूरी तरह से रखना चाहिए, पूरी दमखम से रखना चाहिए, और जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उनको सुधारना चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए। आरोप ये भी लगता है कि जिन लोगों को उस समय ब्लॉक प्रमुख बनाया गया था, वो वर्तमान समय में किसी और दल में चले गए हैं। यार भाई देखो, ऐसा है ना कि जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, जी कब किसका हृदय परिवर्तन हो जाए जी, कुछ नहीं कहा जाता। कुछ नहीं कहा जा सकता। जी भाजपा वाले कह रहे हैं घर वापसी की बात कर रहे हैं कि साहब घर वापसी हो रही, घर वापसी हो रही। जी अब वो घर वापसी करा रहे हैं, लेकिन जो लोग घर वापस गए हैं पहुंचे या नहीं पहुंचे ये अलग मुद्दा है। नेताजी का नारा लगाने वाले लोग, माननीय अखिलेश यादव जी का नारा लगाने वाले लोग, जनेश्वर मिश्रा जी का नारा लगाने वाले, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का नारा लगाने वाले लोग, लोहिया जी का नारा लगाने वाले, जेपी का नारा लगाने वाले लोग, हम समाजवादी लोग बहुत सरल लोग हैं। हमारे बीच में जैसे सीता जी को रावण बाबा बन के ही तो उठा ले गया था, भिखारी बन के ही तो, साधु बन के ही तो ले गया था, तो सीता जी का इसमें क्या दोष है? वो पहनावा ऐसे पे, अब वो 5 साल से 10 साल से समाजवादी झंडा बैनर लिए घूम रहा है और प्रमुख बन गया है, पंच बन गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है, और उसके बाद अगर वो आपसे भाग जाता है तो इसमें आपका दोष नहीं है, उनका खून खराब है। विचारधारा उनकी परिवर्तन हो गई। आप जब गरीबों का काम करने लायक हुए, वंचितों का काम करने लायक हुए, दलितों का काम करने लायक हुए, महिलाओं का काम करने लायक हुए, मदद करने लायक हुए, तो आप दूसरी विचारधारा में जाके बैठ गए, अपना स्वार्थ साधने लगे। तो इसमें समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? बहुत से लोग बड़े बड़े राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितना कांग्रेस का नेता घुसा हुआ है, इसे कैसे रोक सकते? ये तो बहुत समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा ये। पूर्व में समाजवादी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? सरकार में तो एक उपलब्धि हो तो आपको हम गिना दें कि साहब हमारी ये उपलब्धि है। आपको मैंने इससे पहले कहा ना कि बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर वकार साहब थे, उनका ही विभाग था ये, और उन्होंने साइकिल से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक देने का पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने काम किया, रोजगार देने का काम किया, नौजवानों को आगे बढ़ने का काम किया पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरक्षण का मुद्दा था, जो लोगों को आरक्षण से, जिनको पिछड़ी ओबीसी और दलितों को जो लाभ मिलना था, वो पूरा पालन कराया वो उपलब्धि। और आप जैसे मैं कहूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है कि जैसे लोग कहते हैं कि आगरा एक्सप्रेस, इसके अलावा भी आप लखनऊ से चलते, बहराइच से लेके रुपैया तक, श्रावस्ती तक, बौद्ध परिपथ, न जाने कितनी रोडों का जाल बिछाया था अखिलेश यादव जी ने। महिलाओं के लिए न जाने कितने काम किए, नौजवानों के लिए न जाने कितने काम किए। सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए पहली बार इस देश में किसी ने सबसे ठोस काम किया, मुझे जो लगता है, लैपटॉप देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों को रोजगार से भी जोड़ा, उनको सीखने का भी मौका दिया, उनको पढ़ने का मौका दिया। एक उपलब्धि। अस्पतालों की स्थिति कितनी अच्छी थी हमारी सरकार में, बहुत अच्छी थी, इतना पैसा नहीं पड़ता। अब आज अस्पताल चले जाइए, आप क्या पोजीशन है, दवा नहीं है, पर्चे की क्या पोजीशन है, जेनरिक दवाएं खुलेआम बिक रही है, कमीशन बेस काम हो रहा है। आप हमारे सरकार के, हमारी हुकूमत के का टाइम का देखिए,
आपने कमीशन का जिक्र किया। जी अभी हाल ही में आपके पार्टी के एक नेता का हमने इंटरव्यू किया था, जी वसीम अहमद का। जी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सलारगंज में एक मंत्री जी के द्वारा एक दुकान खुलाई जाती थी जहां से कमीशन वसूला जाता था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अब मुझे, जैसे मैं उनकी बात को जी बहुत ज्यादा तरजीह दूं, जी कैसे पता चला कि आपको वहां कमीशन की दुकान थी? कैसे मालूम हुआ? ये जो तो वो ठीक, पार्टी वर्कर है वही बता सकते हैं। वही जैसे दुकानों पे लिखा रहता है कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी मिलता है, जी तो इसका मतलब है कहीं अशुद्ध मिलावटी भी मिलता होगा। जी ये वही आदमी जान पाएगा, या तो कस्टमर होगा या उसका दलाल होगा जी जो वहां आता जाता होगा, ले जाता होगा। मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने अगर वहां देखा है कुछ, मेरी निगाह के सामने आया हो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको लोगों को बताना चाहिए, जी वो बता दे। किस, आप देखिए, राजनीति में पर्सनल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विचारों की लड़ाई होना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई होना चाहिए। जी मैं किसी नेता के पास गया, भाई कोई ना कोई नेता मंत्री का काम कोई ना कोई व्यक्ति देखता है, कोई आदमी जिम्मेदारी लेता है उसको हाँ, एक व्यक्ति कैसे मैनेज कैसे करेगा इतना बड़ा? मैनेज करेगा। आप किसी के पास गए और आपने 10 काम मांगने की कोशिश की, तो जरूरी सारे लोगों को आदमी एडजस्टमेंट करता है, सारे लोग करते हैं, देखते हैं। 10 में एक आपको मिल गया, आपसे आपकी जिज्ञासाएं बढ़ी, तो फिर आप 4 की तरफ भगे, 5 की तरफ भागे। और जब हम आपके मानक पे खरे नहीं उतरे, तो वो दलाली का अड्डा हो जाएगा, वो दुकान हो जाएगी, वो फला। ये बात तो आपको, अगर ये बात सच थी, तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समाजवादी सरकार में कहना चाहिए थी, जिसमें प्रभावी कार्रवाई होती। आज 8 साल बाद 2017 में हमारी हुकूमत खत्म हुई है, 2017 से 25 समाप्त हो रहा है, आज आपको ये बात कैसे याद आ गई? ये बात तो आप जब हमारी हुकूमत थी, आप उसमें हमारे नेताओं से स्वर्गीय डॉक्टर वकार साहब भी जिंदा थे, यासिर शाह साहब भी मौजूद हैं, नवाब सईदा जी भी पूर्व सांसद जीवित थे, बहुत पार्टी के नेता और भी पूर्व एमएलए हैं, वर्तमान एमएलए हैं। आपको इस बात को पार्टी फोरम पे, पार्टी के कार्यालय में रखना चाहिए थी, और लोग आपका समर्थन करते। आरोप लगा देना बहुत, आपने ये नहीं बताया कि जिस जगह पे आप नाम ले रहे हो वो आपके फूफा है, न जाने कितनी लड़कियों की शादी में आपने पैसा दिलाया, न जाने कितनी बेटी की विदा होने पर आपने पैसा दिलाया, न जाने कितनी बीमार लोगों को पैसा हम लोगों ने दिलाया कि फोन कर दिया कि देख लो भाई मदद करिए। जिस आज देखिए, आरोप उसी पे लगता है जो काम करता है, जो काम नहीं करता आरोप उस पर नहीं लगता है। ये सही है। ये मैं उनके बचाव में या उनकी मित्रता में नहीं मैं कह रहा हूं, मैं सही बात को कह रहा हूं कि जैसे इससे होता ये है कि सही काम करने वाले आदमी पर जब गलत आरोप लगते हैं तो उसका मनोबल डाउन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कि आजम खान साहब पे कहा कि साहब मुर्गी चोर है, बकरी चोरी है, घड़ी चोरी कर ली है, इतने का भैंस चोरी खोल ले गए, किताब चोरी कर लिए, तो उनके दिल से पूछिए कि उनको कितना मलाल हुआ होगा कि एक साफ सुथरी नीट एंड क्लीन छवि वाले आदमी पे इतने जब घटिया स्तर के आरोप लगाए जाते हैं तो अफसोस होता है। फिर उसका नतीजा ये होता है कि आदमी किसी की मदद करने पर तैयार नहीं होता है। वो सोचता है कि जब इतना सारा कुछ करने के बाद भी हमारे ऊपर इतने घटिया आरोप लगाने वाले दूसरे लोग नहीं वही लोग हैं। आपको कैसे पता चलता है? मैं पूछता हूँ कि आप ठेका पट्टा नहीं करते हो क्या? मैं राजनीति को, मैं तो किसी के दरवाजे पे नहीं जाता ठेका पट्टा के मांगने। जी मैं राजनीति करता हूँ, मुझे मांगना होगा तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांगूंगा, पार्टी से मांगूंगा। आपका तो, आपका विरोध आपकी विचारधारा का विरोध नहीं है, आपका विरोध जो है आपका व्यक्तिगत तौर का है और ठेका पट्टे का विरोध है। आपके अपने, आप पार्टी को नहीं चलाना चाहते हो बल्कि आप विरोध करके अपने परिवार को चलाना चाहते हो। मैं बात वसीम साहब की नहीं कह रहा हूं, जो भी लोग इस बात को कहते हैं, पर्सनल नहीं होना है, आप मुद्दे की बात करिए। समाजवादी पार्टी में गलत हो रहा है तो हम आपके साथ रहेंगे। विचारधाराओं में जब आप खड़े होंगे, वो किसी की भी लड़ाई होगी, वो कोई भी हो, अगर उसने गलत किया है तो हमारे जैसे बहुत से लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन आप देखिए आपके इंटरव्यू के बाद में कितने लोगों ने समर्थन किया, कितने लोगों ने विरोध किया, वो साफ है। अभी आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सलारगंज की जो बात आई वहां से बहुत सारे बच्चियों की शादी भी कराई गई। हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें वो आरोप लगा कि एक लड़की थी जिसको कुछ मुस्लिम लड़कों द्वारा उठा करके 6 महीने तक गायब किया गया, और इस तरह का वीडियो आपने देखा भी होगा। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है, हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस कमरे के बाहर अगर कोई घटना घट जाती है तो हमें आपको तो मालूम नहीं,
ना मुझे पता है कि आपसे कोई मिलने आया है या जिस जगह पर बैठे उनसे मिलने आया है। जी कोई भी नेता, जी छोटा वर्कर हो या बड़े से बड़ा नेता हो, जी वो किसी भी बहन बेटी को भगाने में न मदद करता है, न कोई किसी भी दल का हो। अगर वो जरा भी पारिवारिक है तो वो इन कामों से, वो चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी, अदर किसी दल का हो, अगर वो सामाजिक है और राजनीतिक है, उसके अंदर जरा भी है तो इन चीजों से वो हमेशा दूर रहता है, क्योंकि उसको हर दरवाजे पे वोट मांगने जाना रहता है, हर घर में जाना रहता है। होता ये है कि बहुत से कामों को लोग करके निकल जाते हैं, दूसरे के सर पे उसको फोड़ देते हैं कि साहब उन्होंने 6 महीने, ये कब की बात है 6 महीने गायब रही, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी बकौल आपके इंटरव्यू के, बतौर आरोप के, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी को लिखित देना चाहिए थी ना, जी। जो आज आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो है इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक रखा, एप्लीकेशन दी गई, लोगों को ले जाया गया, पीड़ित परिवार को भी मिलाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन वहां से कहा यह गया कि जो है जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े किए। अब बात कहिए, वो इतने बड़े नेता हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे सवाल खड़ा कर दे, उस पे हमारे बोलने से बेहतर होगा कि मैं ही खामोश हो जाऊं। कल वो मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर देंगे। जब आरोप ही लगाना है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा दीजिए आप, उसको सिद्ध करना उतना ही मुश्किल काम होता है। अगर इस क्रम में कोई लिखा पढ़ी हुई थी, कोई प्रार्थना पत्र समाजवादी पार्टी में या माननीय बतौर मुख्यमंत्री गया था, तो उसका आज साक्ष्य होना चाहिए, उसकी कोई नकल होना चाहिए, या उस पीड़ित परिवार की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र आना चाहिए। मुझे याद है कि एक संत जो है जेल में बंद है, आसाराम बापू जी, उन पे आरोप लगे कि 20 साल पहले इन्होंने आरोप लगाया कि उस महिला को 20 साल पहले छेड़ा था या रेप करने की कोशिश की थी या रेप की थी। कब? 20 साल पहले। और 20 साल बाद वो केस चला और उनको जेल भेज दिया गया। 20 साल तक आवाज क्यों खामोश रही और 20 साल बाद कैसे कार्रवाई होगी? तो जैसे सरकारें रहती है, अपने ढंग से बहुत से काम लोग करते हैं, ऐसे आरोप लगाने वाले भी अपने इच्छा के हिसाब से समर्थन और अपने जरूरत के तहत आरोप लगाते हैं। अपना उनको अच्छा लगता है तो वो समर्थन करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि हमारा मामला पूरा नहीं हो रहा, विरोध शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में घटना प्रकाश मैया के बगल की विधानसभा की है। एक शकील अहमद नाम के व्यक्ति हैं, जिनके घर पर कुछ लोगों ने उनका घर जला दिया, गाड़ी जला दी गई। वर्तमान समय में उनके पास ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। बगल के लोग जब कपड़ा देते तो उनके पास पहनने के लिए कपड़ा होता है। और वो व्यक्ति जब वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी के पास जाते हैं तो उन्होंने उनसे ये कहा, ये मैं वादी की बात बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ठीक है, वो उनकी, अगर वो ये नहीं, माननीय विधायक जी अगर ये नहीं कहेंगे तो वो जिनका वोट मिलता है वो उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। वो सही कहा उन्होंने। क्या करने गए थे? आप जब जानते हो आप वोट नहीं देते, आप उनके वोटर नहीं हो, उनके सपोर्टर नहीं हो, उनके समर्थक नहीं हो, और वो अगर आपको सहूलियत दे दें, आपको वो कर दें, तो उनका जो वोटर है वो उनसे दूर हो जाएगा, क्योंकि वहां तो कम्युनिज्म की दुकान चल रही है, वहां सेकुलर का तो कोई मामला है नहीं। हमारे एक्स एमएलए वहां पे मुकेश श्रीवास्तव जी मौजूद है, आपको उनके पास जाना चाहिए था। मुकेश श्रीवास्तव जी के पास कह रहे हैं कि सूचना पहुंचाई गई, लेकिन वो मिलने नहीं आए, ना ही पार्टी का कोई व्यक्ति उनके पास गया। मैं भी आज आपके माध्यम से बात सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि किस गांव का मामला है, आप किनकी बात कह रहे हो। आपको ये बात, जैसे वहां माननीय सुभाष त्रिपाठी जी बात चले गए, तो ये बात अगर समाजवादी विचारधारा के हैं या नहीं भी, हर आदमी जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल हो, आप गांव के समान व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि आपकी मदद वहां से नहीं हो पाई है, भारतीय जनता पार्टी आपकी मदद नेता नहीं कर पाए है, तो आपको हमारे पार्टी की जिलाध्यक्ष से मिलना चाहिए था, इस बात को पार्टी में रखना चाहिए था, और आपकी पार्टी जो उस पार्टी में बन पड़ता सब वो मदद करती, और उसका सीधा साक्ष्य आपको बता दें, महसी में किस पार्टी का एमएलए? भारतीय जनता पार्टी।
अभी भेड़िया कांड हुआ था, तो नेताजी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे डेलीगेट भेजा, लोग गए वहाँ, तो जो भी आर्थिक संभव मदद हो सकी की ना पार्टी ने, जी, अपने स्तर से की। उसमें सरकार का तो कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपसे दुश्मनी है, वहां कोई दोस्ती है। जी, तो आप सही बात को, सही होता ये है, देखिए राजनीति में होता ये है कि राजनीति में कुछ लोग, मैं उनकी शकील साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी वजह से हमारे लोग उन तक ना पहुंच पाए हो, या हमारे नेता तक उनकी सही बात ना पहुंच पाई हो। ये एक प्रचार, पार्टी के विरुद्ध प्रचार करने का एक तरीका भी है। ये संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको बखूबी अंजाम भी देते हैं कि ट्रेन में बैठेंगे, परिवार बना रहेगा, जा रहे हैं तो कहेंगे भैया फलाने नेता के पास गए थे, समाजवादी पार्टी के दिमागी नेता के पास गए, दिन भर बैठे रहे, वो नहीं मिले। और फिर दूसरा बोलेगा कि भैया हम गए थे तो वहां फलाने नेता उस दल के रहे, वो तुरंत मिल गए और गले लगाया और ये किया और 5,000 रुपया भी हमारी आर्थिक मदद कर दी। एक ये अच्छे प्रचार करने का एक तरीका है, इससे आपकी बड़ाई भी होती है और दूसरे की बदनामी भी होती है। तो और हम लोग सत्ता से क्यों बाहर हुए? हमारे इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी, इतने अच्छे काम किए थे, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया था, लोगों को न्याय दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, कन्या विद्या धन दे रहे थे, मुफ्त शिक्षा और दवाई दे रहे थे, पढ़ाई में मदद कर रहे थे, सारा कुछ था। लेकिन हम सरकार से क्यों बाहर हो गए? हम अपनी बात का प्रचार नहीं कर सके, अपनी बातों तक जन जन तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा तंत्र है कि जो पूरी तरह से अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर, सही बोलकर लोगों तक अपनी गलत बातों को भी, सही बातों को भी पहुंचाने का काम कर ले जाते हैं और अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख लेते हैं। हमारे पास वो कमी है, हम सच नहीं बोल पाते, तो झूठ बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, हम सच में अपनी बात नहीं बता पाते कि हमने साहब ये काम कर दिया, हमने ये किया, हमारे नेता ने वो किया, हम नहीं अपनी पूरी बात रख पाते हैं। लेकिन यही देश है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गणेश जी को दूध पूरे देश में पिला दिया, यही माननीय प्रधानमंत्री है, कोरोना में पूरे देश में थाली बजवा के कोरोना भगवा दिया। अभी एक दिन मोबाइल की लाइट जलवा रहे थे कहीं चुनावी मीटिंग में। तो ऐसे लोगों से आप लड़ रहे हो, तो उनका प्रचार करने का तरीका का बहुत फंडे है जो हम आपको नहीं मालूम। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी एक राजधानी में एक घटना प्रकाश में आई है कि एक दलित व्यक्ति को मंदिर में गया था, वो बुजुर्ग था, उसको पेशाब हो गया तो उसको जो है पेशाब चटवाया गया। इस पर क्या कहना है आपको? ये ऐसा है कि इस बात पे अगर हम बोलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, इसलिए कि देश में 20% पॉपुलेशन मुस्लिमों की है और 80% में सारे लोग हैं, अन्य लोग हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक 20% लोगों का डर, लोगों के दिलों में खौफ बैठा दिया कि ये मुसलमान खराब है, मुसलमानों का डर है, मुसलमान खराब है, आतंकी है, फलाना है, धमाका है, ये कर देगा, वो कर देगा। धीरे 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 नफरत को बिल्कुल एकदम चरम पे ले आए। हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, देश के माननीय राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और आपके जितने भी विभाग हैं, चाहे वो वित्त विभाग हो या अन्य विभाग हो, श्रम विभाग हो, इसमें कोई भी माइनॉरिटी का नहीं। जिले राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग, डीएम आपका, एसपी आपका और थानेदार से लेके सिपाही तक, उसके बाद भी 20% लोगों का डर बरकरार है। उसके बाद भी 80 आदमी 20% लोगों से क्यों डर रहा है? ये कौन लोग हैं जो डर बरकरार कर रहे हैं? कौन लोग जो है समाज में इस तरह की? जो लोग सरकार
भाई सरकार में बैठे ही डर बरकरार करने के लिए। अभी मैं कुछ बोल दूं, आपने कहा, आपने जो सवाल किया है, अगर मैं इसका सटीक जवाब दे दूं तो हमें देशद्रोही। अब आप, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अभी ये घटना घटी जिसको मैं घटना कहता हूं, पहले नेताजी लोग बोलते थे, भाजपा के लोग, तालिबानी सोच है, तालिबानी सोच है, तालिबानी सोच है। किसने बुलाया तालिबान के विदेश मंत्री को दावत देके भारत में? समाजवादी लोगों ने बुलाया? मुसलमानों ने बुलाया क्या? अगर ये काम कोई दूसरा सेकुलर दल कर देता, सेकुलर पार्टी कर देती, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में आग लगा देते, हाहाकार मच गई होती। एक आदमी नहीं बोला। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनका खाली ईमानदारी से जो उनका मेन्यू था खाने का, उसकी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, क्या खाया उन्होंने, आपने क्या परोसा उनको। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फिर कहेंगे कि बहुत कम नल बोल रहे हैं। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपने उनको क्या खिलाया है इतने दिन मेहमानदारी में, क्या भोजन दिया आपने उनको। दाल चावल तो साग नहीं खिलाया होगा, पक्का है। सोया मेथी भी नहीं खिलाई होगी, उड़द की दाल भी नहीं खिलाई होगी, मूंग की बलिया भी नहीं खिलाई होगी, कोहड़ा पे लौकी की सब्जी भी नहीं खिलाई होगी। अरे कबाब, कुलचे, पसंदे, बिरयानी, मुर्गा कुछ खिलाया होगा ना, कुछ ना कुछ तो। तब तालिबानी सोच नहीं थी। किसी भारत के किसी भी राजनीतिक दल में रहने वाले मुसलमानों ने उसका समर्थन नहीं किया, उसका वेलकम नहीं किया कि बहुत अच्छा किया आपने इसको बुला लिया। भारत का सब, पूरे दुनिया में, इसको जान लीजिए आप, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, भारत से ज्यादा सेकुलर मुसलमान कहीं नहीं है। जो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं लोग, तमाम लोग उंगलियां उठाते, ऐसे नहीं है गंगा जमनी तहजीब, क्योंकि हम तो इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहीं मर के दफन हो जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है छोड़ के। लेकिन हमारे जो 80% भाइयों को ये बात समझ में आना चाहिए कि ये हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वो लोग हैं जो इनको दुश्मन बता रहे हैं। हमारे तो रिश्ते हैं लोगों से। बहुत सा इतिहास उठाकर देखोगे आप, मध्य प्रदेश चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, बहुत से सूबे ऐसे हैं कि आज भी मुसलमानों के जो पटीदार हैं वो दूसरे मजहब के मानने वाले हैं, और बाकी दूसरे मजहब के मानने वाले लोग हैं, और रिश्तेदारियां चल रही है, रिश्ते हैं। और सब, एक सवाल और है, सारी चीजें आप घुमा फिरा के धर्म और मुसलमान पे ले आते हो। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हो, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो। मुसलमानों को आप रोजगार न दो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे ना आरक्षण मांगने जा रहे हैं, ना रोजगार मांगने जा रहे हैं, ना आपके यहाँ जाते भी नहीं है। कम से कम जो इसके पात्र हैं, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब ने अपने संविधान में जो व्यवस्था की है, उनको तो आप नौकरी और रोजगार दे दीजिए, उनका तो उनको अधिकार दीजिए। आप मत दीजिए, हम पंचर कहते हैं, आप पंचर पुत्र हैं, ठीक है, आप इसी में खुश है, चलो कम से कम पंचर पुत्र तो है। पंचर में क्या भरा जाता है? वो हवा को, उसमें हिंदी में क्या कहते हैं? पवन। पवन पुत्र तो है, कम से कम हवा तो भर रहे हैं, हाँ? वही मान लीजिए आप, उन्हीं के सेना के हैं। लेकिन जो लोग, जिनको नौकरियां मिलना है, जिनका संविधान में इंतजाम है, जिनके बारे में कहा गया, ओबीसी लोगों के लिए कहा गया, दलितों के लोगों के लिए कहा गया, पिछड़ी अन्य जातियों के लोगों की व्यवस्था की गई है, कम से कम मुसलमानों का डर दिखाकर उनको, उनकी नौकरियां, उनका अधिकार उनको देने का काम आपको करना चाहिए, जाके हमसे डराना चाहिए। हमसे कहीं कोई चीज खतरा नहीं है। अभी हाल ही में भाजपा द्वारा प्रचार किया गया है, उन्होंने कहा कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। बहुत अच्छा। ये देखिए, वही आप, जीएसटी किसने बढ़ा दी थी, फिर किसने घटा दी, तो इसके लिए आप उस मुद्दे में जाइए मत, किसने बढ़ाई किसने घटाई। एक छोटी सी कहानी बता दें आपका सवाल का जवाब एक कहानी से दे दें। एक गांव में एक आदमी रहता था जो मुर्दों को दफनाने का काम करता था, और जब लोग मुर्दा दफन करके चले जाते थे तो वो एक काम करता था, एक सरिया रखेगा टेढ़ा सा, उसमें कबर का एक पटरा हटा के उसका कफन खींच लेता था, तो लाश नंगी हो जाती थी।
क्योंकि कपड़ा तो पहना ही नहीं जाता है लाश में। आप लोगों में जलाया था, हम लोगों में बहुत से लोग हैं जो दफन करते हैं। तो गांव के लोग इस बात से बहुत नाराज थे, यार ये तो बहुत बदतमीज आदमी है, ये लाश को नंगा कर देता है, कफन चोरी कर लेता है, कफन चोर है। कुछ दिन बाद बीमार हुआ, मर गया वो। गांव में बहुत जश्न का माहौल बना, लोगों ने खुशी मनाई। लेकिन क्योंकि उसका पैतृक काम था तो उसकी विरासत उसके लड़के को जाना थी। तो 4-6-10 दिन बाद किसी का स्वर्गवास हुआ, वो फिर अपने रीति रिवाज से गए, वहां दफनाने गए। उन्होंने दफनाया और फिर वो जब चले गए तो उसके लड़के ने कफन तो निकाला ही निकाला, लेकिन उस लाश पे 5 सरिये जरूर पीछे से मार दिए। तो लोग कहने लगे यार इससे अच्छा तो इसका बाप था कि कम से कम कफन चुराता था, तो कफन चोरी भी करने के बाद में सरिये से पिटाई भी करता है। ठीक उसी प्रकार जीएसटी है, आपने किसी चीज में 10 रुपए 2 रुपए 2% 5% कम कर दिया। कपड़े का ही उदाहरण ले लो, आपने कम कर दिया, सिला हुआ कपड़ा आप ले आए उसमें 5% कर दिया, लेकिन तागे पे आपने 18% कर दिया। तागे से ही तो कपड़ा बनता है, कि कपड़े से तागा बनता है। आपने तागे के कोई जीएसटी को बढ़ा दिया और कपड़े पे आपने 5% कर दिया, तो कहां आपने घटा दिया? आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो, खुद ही प्रचार करते हो, खुद ही बढ़ाते हो। आपने डीजल पे कितना घटाया, पेट्रोल पे कितना घटाया, मोबिल पे कितना घटाया, किसान के काम आने वाले ट्रैक्टर के पार्ट्स पे कितना घटाया, इंजन पानी में सिंचाई करता हो तो उस पे कितना घटाया, बिजली पे आपने कितना घटाया। आप बात करिए ना, आपने हंसिया खुरपे पे कितना, फर्टिलाइजर पे कितना, पेस्टिसाइड पे कितना घटाया, ये भी तो बताइए ना भाई। हम ये देश कृषि प्रधान है, हम आप जो जिंदा हैं, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो मजबूत है, उसकी वजह के हर दूसरा आदमी किसान है। यहाँ पे हम आप खेती करते हैं, कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आप कृषि यंत्रों पे बताइए, आप बताइए कि हमने इस पे खाद पे इतना घटा दिया, इस फर्टिलाइजर पे इतना घटा, कीटनाशक पे इतना घटा दिया, बताइए ना। हाँ आपने घटाया है, आपने बीफ के निर्यात पर घटाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया बता रही है, आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि आपने उसको घटा दिया। तो उससे भारत के किसानों को या भारत की जनता को कौन सा लाभ है? कौन लोग सप्लाई कर रहे हैं? उनको घटाया हमने, लाभ पहुंचाया उनको, जीरो कर दिया शायद। अरे यहाँ तो आपके यहाँ प्रसाद पे जीएसटी है, अगरबत्ती पे जीएसटी है, किसने कहा? कापी किताब पे जीएसटी, कफन पे है, कापी किताब पे जीएसटी, पढ़ाई। भारत एक ऐसा देश है अपने आप में कि जहां पे शिक्षा पे जीएसटी हो, शिक्षा की कापी किताब पेंसिल पेन पेंसिल पे जीएसटी, आप क्या पढ़ाओगे देश के नौजवानों को, क्या देने जा रहे हो? जीएसटी मुक्त शिक्षा नहीं है भारत में। बीफ की सप्लाई जीएसटी मुक्त है, लेकिन शिक्षा पे जीएसटी है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।